एक प्रश्न उठता है कि क्या वही बात पढ़ना जरूरी है जो एग्जामिनेशन में आता है, या हमें उस बात को भी पढ़ना चाहिए जो एनसीईआरटी किताब में लिखी गई है। हम मैथमेटिक्स की बुक थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। हाँ, खोज कर हम ले आए। हमें लगा कि बुक यहीं रखी हुई है, लेकिन हमारे घर में हमारी बच्ची है तो कभी इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर रख देता है। प्रॉपर मेरे पास स्टूडियो नहीं है। तो हम आपको ये बात बताने जा रहे थे कि उन सारी बातों को पढ़ना भी जरूरी है जो एग्जामिनेशन में नहीं आता है। अब चैप्टर 1 सेट थ्योरी आपको पढ़ना है। तो सेट थ्योरी जो सेट से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी किताब की बात बता रहा हूं, जो सेट लिखा गया है उसके नीचे एक है प्रोफेसर हार्डी, अपने जमाने के फेमस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के बहुत बड़े जाने माने पर प्रोफेसर, उनका स्टेटमेंट है। और मैं कई बार बच्चों से पूछा, 12वीं क्लास के बच्चों से पूछा कि क्या आपने सेट्स पढ़ कर के आया है, सेट थ्योरी पढ़ कर के आया है? तो प्रोफेसर हार्डी का नाम आपने सुना है? कहे कि सर हमने तो सेट थ्योरी पूरा पढ़ लिया, लेकिन प्रोफेसर हार्डी का नाम हमने नहीं सुना। इस बुक में जीएच हार्डी लिखा गया है, हमें भी ये लाइन याद नहीं है। किताब में जो बात लिखी गई उसको हमने आपको बोर्ड पर लिख दिया है, हमने बोर्ड पर लिख दिया है। एक बात आप समझिए, फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड है, 11वीं क्लास के फिजिक्स, ये भी 11वीं क्लास का मैथ्स है, और 11वीं क्लास के फिजिक्स का वो भी फर्स्ट ही चैप्टर है। आप उस फर्स्ट चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर है वह चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। जो फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है जिसका कंटेंट है उसमें दिया गया, तो उस कंटेंट चैप्टर का जो कंटेंट है, जो स्टोरी है, उससे कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया है। लेकिन वो लिख दिया है कि दिस एक्सरसाइज इज नॉट कंपल्सरी फॉर एग्जामिनेशन। तो न टीचर पढ़ाते हैं न ये स्टूडेंट पढ़ते हैं, सोचते हैं अरे यार ये तो एग्जामिनेशन में आएगा नहीं। भाई साहब, मेरे ख्याल से लगता है कि उस एक्सरसाइज को पढ़ना जरूरी है, उस एक्सरसाइज को जानना जरूरी है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर डिबेट डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी है। मैं फिजिक्स का एजुकेशन वेब वाले में 5 क्वेश्चन डाल रखा हूँ, उसको फिर मैं नए तरीके से फिजिक्स में डालूंगा, या नहीं तो उसी को डाउनलोड करके फिर मैं नई जो चैनल हमने फिजिक्स के लिए बनाया है उसमें मैं डालूंगा। मैं सोचा आपके आईक्यू लेवल को वह बढ़ा देगा। फिजिकल वर्ल्ड जो फिजिक्स का चैप्टर है उसके एक्सरसाइज को आप बनाइए। रियली मायने में वो एग्जामिनेशन में नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में नहीं आता है, एनसीईआरटी पे लिखा है कि एग्जामिनेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूछा ही जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से
वह एग्जामिनेशन से भी एग्जामिनेशन है। तो सारी बात को पढ़ना है। मेरे दिमाग में इतनी बात होती कि एनसीईआरटी किताब में जो कुछ भी लिखा है कोने कोने में पढ़ जाइए, सब कुछ पढ़ जाइए एनसीईआरटी किताब। मैं यूपीएससी तैयारी करने वाले भी बच्चों को बोलता हूँ, और 10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास में जो भी आपका डू यू नो जो लिखा गया है, बेशक वो एग्जामिनेशन में नहीं आता है, ब्लू बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स में दे देता है साइंस में, बेशक वो आपको एग्जामिनेशन में नहीं आता है, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है। तो हम सेट थ्योरी पढ़ाने से पहले ये मिस्टर प्रोफेसर हार्डी जी की यह स्टेटमेंट लिख दिया हूँ। ये स्टेटमेंट क्या है इस बात को आप समझिएगा, बड़ी गहरी बात है। मैं रीड करता हूँ। इन दिस डेज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न स्टडीज, बोर्ड पर भी लिखा गया है और पढ़कर सुना भी दे रहा हूँ। इसके बाद है, देयर मस्ट श्योरली बी समथिंग टू बी सेड फॉर अ स्टडी which did not begin with Pythagoras and will not end with Einstein, but is the oldest and the youngest. प्रोफेसर हार्डी एक जाने माने प्रोफेसर, और चर्चा चली तो आपको बात बता देता हूँ। स्टेटमेंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोफेसर हार्डी और हमारे देश के प्रतिभावान व्यक्तियों में गिनती होती है रामानुजम जी का। बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं रामानुजम जी। तो रामानुजम जी ब्रिटिश इंडिया में वो एक क्लर्क की नौकरी करते थे, और उस समय वो 250 ज्योमेट्री का थ्योरम, 250 के आसपास में थ्योरम ज्योमेट्री का लिख करके प्रोफेसर हार्डी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजे थे। ज्योमेट्री के इस थ्योरम को स्टडी करने के बाद प्रोफेसर हार्डी को लगा कि नहीं, कि इस बंदा से मुझे मिलना है, और वो मिलने के लिए भारत आए। और आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, हम लोग सुनी सुनाई बात करते हैं, किताबों में लिखी गई बात की बात करते हैं, सच्चाई क्या है तो बड़ी मुश्किल होता है। प्रोफेसर हार्डी के कार के जो नंबर था उससे एक मैथ्स का फार्मूला निकल गया, और रामानुजम जी बेड पर से ही खिड़की से उस कार के नंबर को देख करके बता दिए कि मैथ्स का एक फार्मूला है। अंदाज आप लगा लीजिए कि वो किस माइंडेड आदमी रहे होंगे। ये चलिए, प्रोफेसर हार्डी फिर बाद में रामानुजम जी को ले गए अमेरिका, और वो कोई रॉयल सोसाइटी का उनको मेंबर बना दिए। तो ये तो उनके बीच की बात थी। अब आइए टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। ये कहना है इनका, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न स्टडीज। आज जो समय गुजर रहा है, आज का बंदा जो है, स्टूडेंट्स है, आज के जो प्रोफेसर है, आज के जो वैज्ञानिक हैं, वो एंशिएंट का मतलब पाइथागोरस के समय का बात आप कर सकते हैं। और पाइथागोरस का समय कितना रहा होगा? ये पाइथागोरस 500 बीसी के आसपास का जमाना है उनका, 500 बीसी, आप अंदाज लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस ये इनको फादर ऑफ नंबर, अंक का पिता इनको कहा जाता है, फादर ऑफ नंबर।
और ये आपको यूरोपियन कंट्री कोई है, आ, सोमास है, कोई है, वहीं के रहने वाले थे। आप गूगल पर टाइप कीजिएगा तो पाइथागोरस, आप 10th क्लास में थ्योरम भी पढ़े हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप 8th क्लास में मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं, तो ये पाइथागोरस वेल नोन पर्सन है, सभी जानते हैं। तो इनका कहना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि विच डिड नॉट बिगिन विद पाइथागोरस, पाइथागोरस के साथ ही हम किसी बात को शुरुआत नहीं करेंगे। और कह रहे हैं एंड विल नॉट एंड विद आइंस्टीन, और आइंस्टीन के साथ हम इस बात को खत्म नहीं कर देंगे, बल्कि एक को हम पुरानी बात समझेंगे और दूसरे को नई बात समझेंगे। इनका कहना राइट है। और आइंस्टीन के बाद भी बहुत सारे थ्योरी सब आएंगे। क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है, क्वांटम मॉडल आप पढ़ेंगे एटम्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन चल रहा है उसमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, पुरानी विचारधारा नई विचारधारा, इन्होंने क्या कहा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न स्टडीज। पुरानी विचारधारा, पुरानी कंसेप्ट और नई कंसेप्ट में कॉन्फ्लिक्ट है। फिजिक्स में भी आपको क्लासिकल फिजिक्स आ गया, न्यूटोनियन फिजिक्स आ गया, फिर मॉडर्न फिजिक्स आ गया। अब क्लासिकल फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब ग्रेगर जॉन मेंडल की ही बात कर लीजिए साहब, वो मैथमेटिशियन थे। प्लांट पर उन्होंने, मटर प्लांट पर, जिसको आप बोटेनिकल लैंग्वेज में पिसम सेटाइवम बोलते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को पता नहीं था भाई, वो तो मैथमेटिशियन थे, उस जमाने में क्रोमोसोम का नाम भी नहीं था, समझिए। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा फैक्टर है जो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कुछ कैरेक्टर को कैरी करता है, कोई ऐसा फैक्टर है। आपको कार रोड पर सिटी की आवाज़ आ रही होगी, हम वीडियो वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। हमारे घर में बच्चे हैं, उसके आवाज़ आ जाते हैं। अभी वो कटोरा रखने आई है तो उसका आवाज़ आ गया है, होता है। अब माइंड में वही बात रहता है कि कहीं डिस्टर्ब ना हो, इसलिए अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हैं। तो फिर बाद में वो मेंडेलियन, आप जिसको बायो में कहते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स है, क्लासिकल जेनेटिक्स है, फिर 12th क्लास में आप बायो में पढ़िएगा कि ये तो मोलिकुलर जेनेटिक्स है, क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। आज तो भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तक की बात हो गई है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तक की बात हो गई है, बात समझिए। ये कंसेप्ट है, ये विचारधारा है। तो बात को समझिए कि प्रोफेसर हार्डी इसलिए कह रहे हैं कि एक को पुरानी मानिए और दूसरा को नहीं मानिए। आइंस्टीन के बाद भी हम खत्म नहीं कर सकते हैं दुनिया को, आइंस्टीन के बाद भी बहुत सारी चीज़ आएंगी, है ना। और एक बार की बात है, आइंस्टीन से एक पत्रकार ने पूछा कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में इतने लोग मरे थे कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। परमाणु युद्ध तो नहीं हो सका, परमाणु एटॉमिक वार के साथ ही वह युद्ध खत्म हो गया, हिरोशिमा और नागासाकी। एक 6 अगस्त 1945 और एक 9 अगस्त 1945। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि थर्ड वर्ल्ड वार कब होगा, आइंस्टीन से, और किन देशों के बीच लड़ा जाएगा। वो तो वैज्ञानिक थे, उनसे पूछा। अब आइंस्टीन ने उनको बतलाते हैं कि आई हैव नो नॉलेज अबाउट थर्ड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वार कब होगा और किनके बीच होगा ये मैं बता सकता हूँ।
तो फोर्थ वर्ल्ड वार जो होगा ईंट और पत्थरों के बीच में लड़ा जाएगा और कोई मानव जाति उसको देखने के लिए नहीं रहेगा। उनके कहने का सेंस था कि थर्ड वर्ल्ड वार में ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। भाई, हिरोशिमा और नागासाकी पर तो छोटे बम गिराए गए, लो इंटेंसिटी का बम था। लेकिन आप आज की डेट में बात करेंगे तो रसिया के पास, अमेरिका के पास करीब करीब 7,000 के आसपास में एटॉमिक बम है, न्यूक्लियर वेपन्स है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए उससे हजारों गुना ज़्यादा ताकतवर है, हजारों गुना। आप कैसे बच सकते हैं एटॉमिक वार से? तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि आइंस्टीन तक ही दुनिया खत्म नहीं, इसके बाद भी दुनिया है। और आइंस्टीन की बात बताएं तो हम ये आपको बता रहे हैं कि किताबों के कोने कोने को पढ़ जाइए। अब नेक्स्ट में मैं सेट थ्योरी पर आपको लेक्चर दूंगा। धन्यवाद।